चलो जी, फिर से वेलकम करते हैं। अब आप डिटेल में ज़रा मुझे बता दो सबको, सबको नहीं, मुझे बताओ सारे लोग कि दिक्कत क्या आ रही है पढ़ाई में, है ना? और क्या-क्या डाउट है? एक-एक करके आप सारी प्रॉब्लम बताएँगे तो 10-15 मिनट, 20 मिनट हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, है ना? तो इस सेशन में प्लान पे ही बात करेंगे हम यूजुअली, ठीक है? और आपकी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लान पे पहले तो ये है, एक बार फिर से मैं वही पे आता हूँ, ये इतना बड़ा-बड़ा लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 16 फरवरी को पब्लिश हुई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 जो भी लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 बाय 2024 जो कि पब्लिश हुई थी 21 जून को, उसके लिए जो हरियाणा का मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है उसके लिए हमने ये सिलेबस दिया है। सिलेबस में टॉपिक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक दिया हुआ है, तो हमारा यही काम है कि हर एक टॉपिक को पढ़ना है। कौन कितनी वेटेज का है अभी तक, क्योंकि पेपर हुआ नहीं है तो हमें कोई आइडिया नहीं है। आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज तो आ रही है सबको? अच्छा, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, पहले ठीक है, पहले हम इस पे देख लेते हैं कि प्लान क्या है। तो टॉपिक है, टॉपिक के नीचे सब टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक दिए हुए हैं, तो टॉपिक हमें पढ़ने शुरू करने हैं। पेपर कैसा आएगा, पहले जैसा आता था वैसा आएगा या इस बार कुछ अलग आएगा, ये सब के लिए डाउट है ना? लेकिन ऐसा है कि जब सिलेबस दिया है तो पेपर सिलेबस से ही आना चाहिए। नहीं आएगा तो उस पे ऑब्जेक्शन की जा सकती है ना, कि पेपर जो है वो सिलेबस से नहीं आया। उसके बाद आती है बात कि इतना बड़ा-बड़ा सिलेबस दिया है, संस्कृत और अगत तंत्र का, इसको पढ़ना चैलेंज है, लेकिन अगर आप देखो तो हमने एट लीस्ट संस्कृत वाला चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, लगभग खत्म होने की कगार पे है, ठीक है? बाकी काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, मेडिकल रिसर्च, ये भी मेडिकल रिसर्च वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी जो है वो हमने कर देंगे हम। अभी काफ़ी टाइम है ना, अभी तो अगस्त के 31 दिन है और 22 दिन या 21 दिन जो है वो हमारे पास, ऐसा ही है ना? अगस्त के कितने दिन है? 31 दिन, और 21 दिन जो है वो हमारे पास सितंबर के हैं, यानी हमारे पास 50 प्लस डेज हैं, एंड दीज आर सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है? तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि टाइम अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? टॉपिक है, सब टॉपिक है, जो दिया है हमने वही पढ़ना है। अब अगर आप इसमें कुछ लोग, अगर आप सोचो कि मैं संहिता पढ़ना शुरू कर देता हूँ या संहिता पढ़ना शुरू कर देती हूँ और सिलेबस नहीं कवर करती हूँ और पेपर जो है वो सीधा सिलेबस से उठ के आ गया, अब इसमें कितना मॉडर्न आएगा, कितना आयुर्वेद आएगा, ये तो अभी किसी को पता नहीं है, ठीक है? सिलेबस से पेपर आएगा इतना ही पता है बस, इसीलिए सिलेबस दिया है उन्होंने। तो पहली चीज ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस ओरिएंटेड ही रहना है। जितनी भी मेहनत करोगे सिलेबस से बाहर नहीं जाओगे तो आपके लिए बेस्ट है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया कि पहले जैसा पेपर आता था वैसे ही उठ के आ गया एमसीक्यूज का, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको कर लोगे, नहीं कर पाए तो उस पर ऑब्जेक्शन कर देंगे, है ना? कि भाई जो पेपर, जो सिलेबस डाला था, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसका भी सेम ही सिलेबस है, ठीक है? वैसे तो 99.99% चांसेस है कि पेपर यहीं से आएगा, 1% जो है 0.1% के पेपर इसमें से थोड़ा बाहर से भी आ गया तो उसकी ऑब्जेक्शन की जा सकती है ना? लेकिन पेपर यहीं से आएगा। तो पहली चीज़ ये हो गया कि आपने सिलेबस ही पढ़ना है, उसी पे ध्यान देना है, उससे बाहर नहीं जाना है। अगर आप संहिता पढ़ने लग जाओगे और पेपर यहीं से आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि संहिता तो आपने बहुत बार पढ़ी होती है, ये नहीं पढ़ा होता है। दूसरी बात ये है कि इस ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो इसको कवर करने के लिए एक ही मेथड है कि आपको सिटिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो उतना करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि रिवीजन जो है, एक लेक्चर लगाने के बाद एटलीस्ट आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है। एक बार आपने सुना, एक बार आपने खुद से पढ़ा, ठीक है? और उसके
जैसे आपने एक नोटबुक लगा ली और नोटबुक में जैसे आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ से शुरू किया लीगल प्रोसीजर वाला, ये टॉपिक जो है ये आपने इसका पहले लेक्चर सुना लीगल प्रोसीजर का, फिर आपने अपने नोट्स निकाले, उसमें से जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते थे या जो पॉइंट बताए गए हैं इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लिया या हाईलाइट कर दिया, और फिर एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लिया, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को ही रिवाइज किया। ठीक है, तो एक बार पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है, और एक बार एक हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, सबको ऐसा ही लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो नहीं, मैं भूल जा रही हूँ या भूल जा रहा हूँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं तो आपने पढ़ा होता है और आपको याद आ जाता है। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो थोड़ा सा चैलेंज है सबके लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि सबके लिए ही है, तो सबके लिए चैलेंज। आप भी पहली बार नहीं, अभी पहली बार ही कर रहे हो, सारे पहली बार ही कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव कैसे अटेंड करना है उसके लिए अलग से क्लासेस होंगी, वो थोड़ा लेट होगा, उसके लिए आपको काफी टाइम दिया जाएगा। तो जो पहला चैलेंज है वो आपको है इतना बड़ा सिलेबस और उसको कवर करने का इकलौता मेथड है कि आपको 50 डेज जो है वो आपने नो कॉन्टैक्ट जोन में जाना है, कि किसी से कोई आपको ज्यादा वास्ता नहीं रखना है, अपने कमरे में रहो, अपनी कुर्सी याद करो कि दिस इज द गोल्डन चांस, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट जॉब, टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्टिक टाइम टेबल बनाना है कि जब भी क्लास होगी तो मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगी या करूंगा, उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं उसी लेक्चर को उसी टाइम रिवाइज करूंगी या करूंगा। उसके बाद यानी 4 क्लासेस अगर दिन में हो रही हैं तो 4 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है, 4 घंटे क्लास लगानी है, 8 हो गए। उसके बाद 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा निकाल के उसको रिवाइज करना है, तो 10 घंटे। सो मिनिमम 10 घंटे अगर आप पढ़ाई में लगाओगे तब आपकी एवरेज जो है वो बढ़ती जाएगी, आपका सिलेबस नहीं छूटेगा। ठीक है, इस पे आप ध्यान दो। और उसके बाद जो है वो 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा तो है। आपको ये अब दिमाग में नहीं रखना, आपको एग्जैक्टली सब कुछ याद नहीं करना, आपको बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे पॉइजनिंग का एग्जांपल, तो मरकरी, अगर आपको मरकरी पॉइजनिंग का अगर आपने टॉपिक पढ़ा तो आपको बस इतना ध्यान रखना है Hg मरकरी जो निमोनिक है, जो मेन चीज है वो याद रखना है, और उसकी फेटल डोज और फेटल पीरियड, 3 चीजें याद रखनी है बस। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन कहाँ थी, क्या क्या फेमस, उसकी आर्सेनिक में क्या क्या फेमस चीजें थी वो ही याद रखनी है बस, बाकी कुछ नहीं याद रखना। जब याद रखने की बात आएगी वो आएगी सब्जेक्टिव पेपर में जहां पे आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद नहीं करना है, आपको बस समझना है, इतना आप ध्यान रखो। पहली चीज ये है कि जो सिलेबस है उसी को पढ़ो, उसी के अनुसार पढ़ो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जाने की कोशिश करोगे, आप संहिताएं पकड़ोगे, 50 दिन में कोई भी संहिता कंप्लीट नहीं होगी, और उससे कितना पेपर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ये इतना तो आप सबको ही पता है कि जब इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि ये सिलेबस है तो यहीं से पेपर आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको वोवल ऑर्डर भी दिखा देता हूँ अगर मेरे पास होगा, क्योंकि हर चीज आपकी सरकार ने लिखी है, तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो आपके लिए नहीं सही होगा, है ना। ये देखो यही है आपका, ये आप ही का सरकार का है ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने अनाउंसमेंट क्या की, इट इज हेयर बाय अनाउंस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये थी, पब्लिश इस दिन हुआ था, न्यूज़पेपर में भी हुआ था, 5 अगस्त को हुआ था। कमीशन ने क्या डिसाइड किया है, पहले इन्होंने बताया पैटर्न ऑफ एग्जाम, पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा 22 मई को होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे एज पर एज सिलेबस अनाउंस्ड ऑन 27/6/2024। सो ये अनाउंस हुआ था 27th में, ये वाला सिलेबस है ना, एज पर एज सिलेबस। तो जब लिखा है इन्होंने, इन्होंने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 होंगे एज पर एज सिलेबस, है ना। तो इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब पेपर कैसे, ये पूरा डिटेल में कि आपने 5 ऑप्शन आपको दी जाएंगी, इसमें एक आपने छोड़नी है, ठीक है, वो सब चीजें वो बाद की बात है। लेकिन इसमें इतना बड़ा ध्यान, जिन जिन लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि पेपर पहले जैसा आएगा, वो बस इस लाइन का मतलब अगर आप हिंदी में पढ़ लो, सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, 100, ठीक है, एज पर एज सिलेबस अनाउंस्ड ऑन
दिस, बस ये सिंपल सी बात। 100 एमसीक्यूज आएंगे एज पर सिलेबस, तो जो सिलेबस ये दिया तो उसी के अनुसार एमसीक्यूज आएंगे। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कर्म है कि इस सिलेबस को पढ़ो, हर एक लाइन को पढ़ो, एटलीस्ट हर एक टॉपिक को। जैसे आज हमने जो टॉपिक पढ़ा थोड़ा सा बोरिंग और अजीब सा टॉपिक था, लेकिन एक बार पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, स्लटर हाउस दूर होंगे, राइस वाले जो मिल्स हैं वो भी हमें अच्छे से साफ रखनी है, क्लीन करनी है, केमिकल यूज करने हैं, बस इतना सा पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। अभी हमारे पास 50+ दिन है, और जब हमारे पास 40 दिन रह जाएंगे तब हमारे सिलेबस का मेजर पोर्शन रचना शरीर और अगत तंत्र और स्वस्वृत ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक बचेगा तो उसको हम अच्छे से पढ़ाई करके कर लेंगे। अब आते हैं आपके डाउट पे। सबसे पहला ये है कि सर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं हुआ। दिस इज़ नॉर्मल, सबको ऐसे ही लगता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आपने जो मेजर मेजर चीज़ें हैं उनको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर पॉइजनिंग अगर आपको लगता है कुछ नहीं आता, तो छोटे से एक नोट्स बना लो और उसमें लिखो कि फेटल डोज फेटल पीरियड, ठीक है, और दूसरी साइड लिखो जैसे फेटल डोज फेटल पीरियड मैंने 5 पॉइजन की अभी बताई है टेबल के साथ, तो वही टेबल बस आपने लिख लेना है। दूसरा, जो जो निमोनिक लिखाए हैं, Hg मर्करी अर्सैनिक, सिंपली निमोनिक लिखाए हैं, तो उनको डिकोड कर लो ताकि आपको मेजर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, दूसरा है किरण कुमारी, मेरी गुड़िया है 11 मंथ की, बार बार मेरे मम्मी पापा के पास अब की बार मैंने मेरे मम्मी पापा के पास पढ़ाई की थी, मेरा हुआ खुद का खाना बना, 3 घंटे पढ़ाई की मैं, इसकी वजह से 5 लोग परेशान हुए और उनको रिजल्ट कुछ नहीं दे पाई सर। अच्छा, दिक्कत ये है कि अभी आपकी गुड़िया है, ठीक है, तो ये देखो अब इसको तो आपने ऐसे सॉल्व करना है कि जब क्लास लगाई जाए, 4 घंटे अगर क्लास में आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपने पूरी पोटेंशियल के साथ पढ़ाई करनी है। जब आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना है। आप 10 घंटे नहीं दे पाओ तो एटलीस्ट आप 4 से 6 घंटे देने की कोशिश करो, ठीक है। और अभी जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आप बेस्ट कर सकते हो, और अभी जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आप बेस्ट कर सकते हो। सब्जेक्टिव के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, उसमें आप कुछ थोड़ा आपको खुला टाइम मिलेगा तो आप कुछ एडजस्ट कर सकते हो बेबी से। हाँ, डीएओ का पेपर भी है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का पेपर है 25 अगस्त को, उनका भी यही सिलेबस है। उस दिन भी जो सब्जेक्टिव, दिक्कत ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, उनका सब्जेक्टिव ही पेपर है, तो वो भी इसी सिलेबस से आएगा। तो 25 अगस्त को हमें ये आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्टिव पेपर कैसा आएगा, क्योंकि जैसा उनका आएगा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का वैसा ही आपका आएगा, है ना। उस दिन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो है वो पेपर पूरा सिलेबस से आएगा, है ना। तो उस 25 अगस्त को हमें एक आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्टिव पेपर कैसे करना है। चलो वो बाद की बातें हैं, हालांकि वही मेन बात है। हाँ, उससे बहुत हेल्प मिलेगी डीएओ के पेपर से। हाँ, ये बिल्कुल आपने ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छी बात है कि अर्जुन का तीर और मछली की आंख, आपको कुछ नहीं देखना है। बस दो चीजें ध्यान में रखनी है, जहां भी आप पढ़ने बैठते हो दो चीजें लिखनी है, सिलेबस और पढ़ाई। बस आपको कुछ नहीं सोचना है, पेपर कहाँ से आएगा, पेपर कौन डालता है, पेपर पुराना आएगा या किसी टीचर ने बोल दिया कि 2010 में ऐसा आया था, आपको कोई लेना देना नहीं है। बस सिलेबस का पेपर आप कॉपी अपने पास रखो, सिलेबस अपने पास रखो, और अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप अपने पास रखो और बस पढ़ाई करो। सर मैं नाहन एनएचएम में जॉब कर रहा हूँ। हाँ, जॉब कर रहे हो तो साथ साथ में आप ईयरफोन लगा के और जब भी आपको टाइम मिलता है मेहनत करते रहो। नहीं आएगी, रचना शरीर और क्रिया शरीर में मॉडर्न नहीं आएगी। देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं आएगी, मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन फ्रॉम, कहां से पढ़ना है, शारीर स्थान ऑफ चरक संहिता एंड सुषु संहिता। तो जब साफ साफ इसमें लिखा है कि आपने शारीर स्थान पढ़ना है चरक संहिता और सुषु संहिता का, तो फिर इसमें मॉडर्न कोई कैसे डाल सकता है। और अगर बाई चांस एक सेकंड के लिए मैं बोल सकता हूं कि मैं अब
भगवान तो हूं नहीं, है ना। 99 मैं बोलता हूं कि यहाँ से मॉडर्न नहीं आएगा। अब 0.1% यहाँ से मॉडर्न आ गया, है ना, आ भी सकता है। अब पेपर डालने वाले का दिमाग, उसने डाल दिया तो डाल दिया। तो क्या आपके पास अभी टाइम है कि आप मॉडर्न पढ़ पाओ, है ना। मैं वही बात कर रहा हूं कि हम इस 90% वाली पे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो सिलेबस है वही आएगा। हम उस 10% वाले पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या पता मॉडर्न आ गया। तो क्या आपके पास टाइम है मॉडर्न और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने का, अगर आता भी तो, है ना। नहीं पढ़ते। अगर आपका जनरल सिलेबस नहीं भी दिया तो तब भी आप संहिताएं पढ़ते, तब भी आप मॉडर्न नहीं पढ़ते, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, इवनिंग में टाइम मिल पाता है तो आप, जब आपको टाइम मिलता है आप रात लगाओ, है ना। जब आपको टाइम मिलता है, दिस इज गोल्डन चांस खुद को प्रूव करने के लिए भी, है ना। लेक्चर छूट जाते हैं उनको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है। और सिलेबस में ईएनटी भी नहीं लिखा है, ये भी मैं आपको एक गलत फहमी को दूर कर देता हूँ। ये कमेंट भी किया था यूट्यूब पे। देखो ईएनटी जो है वो कहाँ पे है, दिस इज शलाक्य तंत्र, है ना, शल्य तंत्र एंड शलाक्य तंत्र। आयुर्वेद में शलाक्य तंत्र कहाँ है, उत्तर तंत्र, सुश्रुत उत्तर तंत्र में। और उसमें क्या यूज होते हैं, यही यंत्र शस्त्र, षष्टि उपक्रम, क्षार कर्म, अग्निकर्म, यही यूज होते हैं, है ना। तो बस यही पूछा है आपको, एएचसी में बिठाना है आपको, एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनाना है आपको, कोई एंटी स्पेशलिस्ट थोड़ी बनाना उन्होंने। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो शालाक्य तंत्र में यही है कि आपने आयुर्वेद में जो सर्जरी का कंसेप्ट है वही बात है ना। अभी इसमें क्या लिखा है, कंसेप्ट ऑफ सर्जरीज इन आयुर्वेदा, है ना। उन्होंने नहीं बोला कि आपने मॉडर्न सर्जरीज पढ़नी है। फिर क्या लिखा है, अगला टॉपिक देखो, फ्रैक्चर एज पर एज मॉडर्न सर्जरी। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप भग्न पढ़ो, उन्होंने बोला फ्रैक्चर पढ़ के आना। किसी ने, जिसने भी सिलेबस बनाया है ना, बहुत साइंटिफिक बनाया है। क्योंकि आप एएचसी में बैठोगे, किसी की भी गांव में टांग टूट के आपके पास आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो आगे उसको रेफर करना है तो कहाँ करना है, कौन सा फ्रैक्चर है ना। तो आप इसको देख सकते हो, है ना। कि मॉडर्न में जब हम सर्जरी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम शस्त्र ये सब पढ़ेंगे, भग्न। देखो अब यहाँ पे लिखा भग्न अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो आयुर्वेद का पढ़ेंगे, फिर नीचे फ्रैक्चर ऑफ द मॉडर्न सर्जरी। बाकी अगर आप बोलो कि कोई एनोरेक्टल सर्जरी, कुछ नहीं पढ़ना आपने। एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनेस्थीसिया, बस कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, उसमें क्या काम होता है। हाँ ठीक है, भगन भी है, मैंने ये पढ़ा नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बस कि मॉडर्न का सिर्फ एक ही टॉपिक है, फ्रैक्चर और एनेस्थीसिया। और आयुर्वेद का ये उपक्रम और भग्न अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, ठीक है। ठीक है, तो यही है, बार बार यही भाषण देने की बातें हैं कि आपने कुछ नहीं करना है। हम भाषण देने का भी टाइम नहीं है और ना सुनने का टाइम है। आपने बस सिलेबस उठाना है। आपके टेबल पे तीन ही चीजें होनी चाहिए, सिलेबस, नोट्स और लैपटॉप। और सामने वही लिखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस दैट्स इट। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, किसी को कुछ। ठीक है, सारे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं अपनी तैयारी से। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, सबकी कंडीशन ऐसी ही होनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक सिंपल सी बात है, दो चीजें आपने लिखनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा आपने लिखना है हार नहीं माननी है। ये आपने बिल्कुल लिखना है, हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे 2 घंटे सोना पड़े, चाहे आपको पूरा दिन काम करना पड़े, चाहे आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, आपने हार नहीं माननी है। देखो जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप खुद सोचो कि आप ऐसे बैठे हो और आपको बैठे बैठे जॉब मिल जाए, आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब आप मेहनत करके नौकरी लोगे, उस टाइम आप उस चेयर पे बैठ के प्राउड फील करोगे, है ना। इसमें मज़ा भी नहीं आएगा, बिना मेहनत के पैसे कमाने में कोई मज़ा नहीं आएगा, है ना। जब तक आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ोगे, तब तक अगर आपको नौकरी ऐसे मिल जाएगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा फिर उसमें, है ना। दो चीज़ें लिखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हार नहीं माननी है, बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।